प्यारे बच्चों, कल की कक्षाओं में हमने वाक्य के अनिवार्य तत्व के अंतर्गत सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा और संभवतः अन्वय तक हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था। यानी कि जो भी चीज़ आवश्यक थे, परंतु विस्तारित नहीं पढ़ा था, तो इसलिए कुछ आप लोगों को इसमें दुविधा रह सकती है। तो उसी दुविधा का मैं आज निवारण करता हूँ। तो आइए, योग्यता तक हम लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो आकांक्षा से शुरुआत करते हैं। आकांक्षा का अभिप्राय क्या होता है? आकांक्षा से हमारा अभिप्राय है इच्छा से, वाक्य की पूर्ति से। पूर्ति अर्थात वाक्य पढ़ते समय या लिखते समय जब हमें ऐसा पता लगे या ऐसा लगता है, पता वहाँ पे चलता है कि वाक्य अपूर्ण है, तो वहाँ पे पता लगता है कि यहाँ वाक्य की आकांक्षा जो है वो छूट रही है। उदाहरण के लिए, हम यदि किसी से फ़ोन पर बातें करते हुए कहते हैं कि बोलते हैं, या केवल स्वयं के लिए कहते हैं कि बोलता हूँ, तो जाहिर सी बात है जब हम किसी से इस तरह से बात करेंगे, बोलता हूँ या बोलते हैं, तो अगला आदमी, अगला फ़ोन सुनने वाला हमारा, वो सही तरीके से समझ नहीं पाएगा कि कौन बोलते हैं, किस उद्देश्य से बोलते हैं। तो वहाँ पे दो विभिन्न प्रकार के आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यानी कि या कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के प्रश्न वहाँ पे उत्पन्न होंगे उस फोन क्या कर सकते हैं, फोन जो रिसीव करने वाले हैं, फोन संग्राहक के द्वारा। तो वहाँ पे क्या प्रश्न होंगे आपसे, तो मैं बता दूं कि कौन बोलते हैं, कहाँ से बात करते हैं या कहाँ से बोलते हैं, किससे बात करनी है, आदि आदि। परंतु जब हम अपना नाम बताते हैं तो हमसे परिचित व्यक्ति तुरंत हमारी बात समझ जाएगा। जब हम अनजान व्यक्ति को अगर बात करते हैं, अनजान व्यक्ति से, तो उन्हें भरसक अपना पूरा नाम बताना पड़ता है, ये वो। परंतु जब आप किसी परिचित से भी बात करते हैं और उन्हें बोलता हूँ या बोलते हैं कहते हैं, तो संभवतः ऐसा हो सकता है कि वो आपकी आवाज़ पहचानते हैं, तो बोलेंगे हाँ जी बोलिए बोलिए, बिल्कुल कहेंगे। परंतु आप किसी अजनबी से बात कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे पूरा परिचय देना होता है। तो जब आप पूरा परिचय देते हैं तो फिर वो आपसे आगे की बात करता है। तो यानी कि वाक्य की आकांक्षा से अभिप्राय हमारा यह है कि ऐसा ना लगे कि वाक्य जो है कहीं छूट रहा है। जैसे मैं बोलता हूँ कह रहा हूँ या बोलते हैं कह रहा हूँ, तो यहाँ पे ये स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ वाक्य में छूट रहा है, कुछ मिसिंग है। तो ऐसी नहीं होनी चाहिए, इसी को वाक्य की आकांक्षा कहते हैं। आइए दूसरे मतलब कि इसके महत्वपूर्ण, चौथे महत्वपूर्ण तत्व की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चौथा महत्वपूर्ण तत्व है इसका निकटता। बोलते तथा लिखते समय हमें ऐसे वाक्य के शब्दों में परस्पर निकटता, मतलब हमें ऐसे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। मैं अपनी भाषा में समझाता हूँ कि निकटता से अभिप्राय हमारा क्या है कि जब हम वाक्य कहें या वाक्य को स्पष्ट करें या लिखें, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो धारा प्रवाह हो, कहीं से वाक्य टूटी फूटी ना हो। क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं कि मैं अभी, आप सुन सकते हैं, देख तो नहीं सकते मुझे भी, तो जैसा आप अभी मेरे ये दृश्य श्रव्य नहीं कर सकते हैं, श्रव्य माध्यम में फिलहाल आप जैसा सुन पा रहे हैं मुझे कि मैं यहाँ जो बोल रहा हूँ, कुछ ना कुछ कहीं कहीं वाक्य टूट रहा है, तो वहाँ आप संभवतः समझ नहीं पाएंगे। तो मुझे खुल के कहना चाहिए, तो वहाँ निकटता होना चाहिए, यानी कि आपका जो वाक्य हो वो धारा प्रवाह हो, कहीं उसमें रुकावट नहीं हो, कहीं अवरोध ना हो। आगे का जो महत्वपूर्ण एक बिंदु है वो है पदक्रम। पदक्रम यानी कि एक सारांश, सरल भाषा में कहेंगे स्टेप टू स्टेप, मतलब एक कदम के बाद दूसरा कदम। तो पदक्रम में क्या है, वाक्य में पदों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। वाक्य में पदों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। यदि ऐसा कहा जाए कि बैठ जाता हूँ पढ़ने 2 बजे में, अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि बैठ जाता हूँ पढ़ने 2 बजे में, तो कविता में तो थोड़ा चल सकता है, मतलब कविता जब लिखेंगे तो चलेगा कि बैठ जाता हूँ पढ़ने 2 बजे में, खा लेता हूँ जब मन करता है, तो ऐसा चल सकता है। परंतु जब वाक्य की बात होती है तो बैठ जाता हूँ पढ़ने 2 बजे में, तो इसका अर्थ सरलता से ग्रहण नहीं किया जा सकेगा और इसे वाक्य बिल्कुल नहीं माना जाएगा। अब आगे का जो एक तत्व है, ऐसा तो मैंने पहले वाले अपने वीडियो में, पहले वाले श्रव्य माध्यम में या दृश्य माध्यम में मैंने इसे बताने का प्रयत्न किया है, पर पुनः मैं एक बार बता दूं कि अन्वय का सरलार्थ होता है मेल। वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि का क्रिया के साथ ठीक ठीक मेल होना चाहिए। जैसे बालक और बालिकाएं गई, इसमें कर्ता क्रियान्वय
ठीक नहीं है। बालक और बालिकाएं गई अगर कहते हैं तो यहाँ पे कर्ता क्रिया अन्वय ठीक नहीं, यानी यहाँ पे कर्ता और क्रिया का जो मेल है वो सही नहीं है, क्योंकि बालक और बालिकाएं, बालक तो इधर एक वचन हो गया, बालिकाएं बहुवचन हो गई, तो वहाँ गई ये ऐसा उचित नहीं लगता है। तो वहाँ पे हमको कर्ता अन्वय ठीक करने के लिए क्या करना होगा कि बालक और बालिकाएं गए। तो आइए अब आगे इसके और सारे महत्वपूर्ण बिंदु को हम जानने का प्रयत्न करते हैं। तो प्रस्तुत करता हूँ अपनी अगली कक्षा प्रारंभ करता हूँ मैं। तो आइए आगे की और हम लोग बढ़ते हैं। मैं थोड़ा PDF खोल लूँ अपना, थोड़ा सा नेट स्लो होने के कारण थोड़ी देर लग सकती है। हाँ, तो हम लोग यहाँ तक पढ़ गए थे कि वाक्य के, अब हम लोग आते हैं अंग में। वाक्य के 2 अंग हैं, हम लोग तो जानते ही हैं, उद्देश्य या विधेय। उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय क्या है? उद्देश्य क्या है? जिसके बारे में कुछ कहा जाए। उद्देश्य से हमारा अभिप्राय है जिसके बारे में बात की जाए, और विधेय का अभिप्राय है जिसके उद्देश्य के बारे में जिस वाक्य में कहा जाए वो विधेय कहलाएगा। जैसे राम घर जाता है, तो राम जो है यहाँ पे वो उद्देश्य हुआ, क्योंकि उसके जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य होता है। किसके बारे में कहा जा रहा है? राम के बारे में। तो उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वो विधेय कहलाता है। तो राम घर जाता है, राम जाता है, कहाँ जाता है? तो घर जाता है, तो ये विधेय हुआ। तो हम विधेय और उद्देश्य से भी भलीभांति परिचित हो गए, और आगे जो है अगले कक्षाओं में हम लोग इसका अभ्यास करेंगे कि उद्देश्य कौन है, विधेय कौन है, चुनेंगे। तो इसके अंतर्गत विधेय और विधेय का विस्तार आता है। ऐसा नहीं है कि अब जैसे एक और इसमें से एक पॉइंट जुड़ा हुआ है, यहाँ पर अपने PDF में देखता हूँ। इस वाक्य में कर्ता का विस्तार परिश्रम करने वाला है। उद्देश्य में जैसे देखें यहाँ पे जो उदाहरण दिया, मैं उसी उदाहरण को बताता हूँ, तब आप समझ पाएंगे परिश्रम करने वाला बात कहाँ से आया। तो अनुराग दौड़ता है, या अनुराग खेलता है, या सचिन दौड़ता है, तो यहाँ परिश्रम करने वाला व्यक्ति कौन है? सचिन दौड़ता है, यानी दौड़ने का काम कर रहा है, यानी कोई ना कोई परिश्रम वो कर रहा है। तो परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है। यहाँ पे देखिए इस वाक्य में परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है। इस वाक्य में कर्ता का विस्तार परिश्रम करने वाला है। कैसा व्यक्ति है? तो परिश्रम करने वाला है, तो यहाँ पे कर्ता का विस्तार हुआ। व्यक्ति कर्ता के लिए हुआ, परिश्रम करने वाला यानी उसका विस्तार हुआ। विधेय क्या है? विधेय में वाक्य के कर्ता को अलग करने के बाद वाक्य में जो भी कुछ रहता है तो वही विधेय होता है। जैसा मैं बताया था, उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए वो विधेय होगा। तो इसके अंतर्गत विधेय और विधेय का विस्तार आता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? विधेय और विधेय का विस्तार आएगा। जैसे लंबे लंबे बालों वाली लड़की अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर गई। कौन गई भाई? तो लंबे लंबे बालों वाली लड़की। तो यानी क्या हुआ कि विधेय कौन है यहाँ पे? तो विधेय यहाँ पे कौन है? लंबे लंबे बालों वाली लड़की अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर गई। तो ये हो गया अभी अभी एक बच्चे के साथ। देखिए लाल कलर से यहाँ पे लिखा हुआ, आप देख नहीं पा सकते हैं, तो वो क्या है? विधेय है। इस वाक्य में विधेय गई क्या है? का विस्तार अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर है, उधर गई। उधर क्या है? वो विस्तार किया गया। वाक्य के भेद। वाक्य के जैसा हम लोग साधारणतः जो हमें पता है कि वाक्य का जो भेद होता है, वाक्य किस प्रकार के होते हैं। अगर हम लोग अंग्रेजी की बात करें तो असर्टिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में विधानवाचक कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंस यानी कि आप साकार, सिंपल सीधा सीधी बात समझिए, सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक यानी जिसमें यस की बात हो, हाँ की बात हो। नकारात्मक जिसमें ना की बात हो। प्रश्नवाचक जिसमें कि प्रश्न पूछा जाए। विस्मयादिबोधक जिसमें कि विस्मय की बात हो। तो ये सारे वाक्य होते हैं। तो आइए हम लोग इसे थोड़ा लघु में समझते हैं। विधानवाचक, जिन वाक्यों में क्रिया करने या होने की सूचना मिले उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध पिया, वर्षा हो रही है, राम पढ़ रहा है। तो यहाँ विधानवाचक से हमारा क्या अभिप्राय है? असर्टिव सेंटेंस से, यानी सीधा सीधे आप बात समझे कि सकारात्मक वाक्य, सीधा सीधी स्पष्ट वाक्य, यानी कोई उसमें लाग लपेट नहीं। जिन वाक्यों में कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेध। अभी दूसरा इसका क्या है कि जब कार्य का न होने का प्रकट होता है, यानी कि राम घर गया, अगर हम ऐसा कहते हैं राम घर नहीं गया, तो वहाँ काम नहीं हुआ, राम घर नहीं गया। तो मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया, तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस हिंदी में, अंग्रेजी में और हिंदी में निषेधवाचक वाक्य होगा। मैं पुनः बता दूं थोड़ा, आप ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, कोई दुविधा ना हो। तो जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले
उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। यानी जहाँ काम का होना पता चले वो विधानवाचक वाक्य कहलाएगा। मैंने दूध पिया यानी काम हो रहा है दूध पीने का। निषेधवाचक, जिन वाक्यों में कर्ता न हो कार्य न होने का भाव प्रकट होता है। जिस वाक्य में अगर कार्य का नहीं होना पता लगता है यानी कि कार्य नहीं हो रहा है, जैसे बाजार जाकर ये अगर कहा जाए कि मैंने दूध नहीं पिया यानी कि मैंने दूध नहीं पिया, पीने का काम नहीं हुआ है। वर्षा हो रही है, वर्षा नहीं हो रही है, ऐसा अगर कहते हैं तो ये निषेधवाचक वाक्य होगा। आज्ञावाचक यानी इंपेरेटिव सेंटेंस, यानी आज्ञा देने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं कि साधारण अर्थ में कहेंगे तो देखिए अब क्या लिखता है आपका पीडीएफ। जिन वाक्यों में से आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में आज्ञा यानी प्रश्न पूछा जाए, आज्ञा दिया जाए, प्रार्थना की जाए तो ऐसे वाक्यों को हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बाजार जाकर फल ले आओ, मोहन तुम बैठकर पढ़ो, बड़ों का सम्मान करो। इस प्रकार से अन्य वाक्य हैं प्रश्नवाचक वाक्य, द्रव्यवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। द्रव्यवाचक में क्या होगा, माफ करेंगे मुझे यहाँ दिखने में थोड़ा समस्या होगी। यहाँ पे द्रव्यवाचक की जगह पे इच्छावाचक जिसमें इच्छा की तुम्हारा कल्याण हो यानी कि इच्छा की जा रही है कि आपके, तो इसे अंग्रेजी में नाम दिया गया है इलेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य यानी जिसमें प्रश्न पूछा जाए किसी के द्वारा या आप प्रश्न पूछें तो प्रश्न पूछने का ज्ञान जिस वाक्य में हो वो प्रश्नवाचक होगा। इच्छावाचक में क्या होगा, इच्छा, आशीष एवं शुभकामना का भान होगा, शुभकामना का ज्ञान होगा कि यहाँ पे शुभकामना की बात हो रही है, तुम्हारा कल्याण हो, आज तो मैं केवल फल खाऊंगा, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। संदेहवाचक वाक्य यानी कि जहाँ हमको संदेह है, जिसे हम कह सकते हैं सेंटेंस इंक्लूडिंग डॉट यानी कि जहाँ पे संदेह हो। जिन वाक्यों से संदेह या संभावना व्यक्त होती है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद शाम को वर्षा हो जाए, कब वर्षा हो जाए तो शाम को वर्षा हो जाए, वह आ रहा होगा पर क्या मालूम हो सकता है राजेश आ जाए। शायद शाम को वर्षा हो जाए यानी कि ये पता नहीं कि वर्षा होगी, वर्षा होने की संभावना प्रकट की जा रही है। तो जहाँ संभावना प्रकट हो वो संदेहवाचक वाक्य होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य जैसे हम लोग जानते हैं जिस वाक्य से आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि भाव अभिव्यक्त होते हैं उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। वाह कितना सुंदर दृश्य है, हाय उसके माता पिता दोनों ही चल बसे, और फिर शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया। यानी कि यहाँ पे विस्मयवाचक वाक्य हुआ। ये विस्मय का बोध हो रहा है। कैसे बोध हो रहा है, इसमें आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि का बोध हो रहा है। संकेतवाचक की ओर बढ़ते हैं। संकेतवाचक क्या होता है कि संकेत करने के लिए जिन वाक्यों में शर्त का या संकेत का बोध हो यानी क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, एक क्रिया जो होगी वो दूसरी क्रिया पर निर्भर करेगी तो उसे संकेतवाचक के वाक्य कहेंगे। और यदि परिश्रम करेंगे तो अवश्य सफल होंगे। यानी कब आप सफल होंगे, जब परिश्रम करेंगे तब। यानी यहाँ पे एक संकेत दी जा रही है, पिताजी अभी आते तो अच्छा होता, पिताजी अगर अभी आ जाते तो वो अच्छा होता। तो यानी यहाँ पे एक संकेत का बात हो रहा है। अगर वर्षा होगी तो फसल भी होगी, बिल्कुल बात है, अगर वर्षा होगी तो फसल भी होगी। और आशा करता हूँ आपको यहाँ तक ये समझ में आई होगी। आगे हम लोग पढ़ेंगे आगे के वीडियो में, अपना आगे के लेसन में इसके बहुत सारे विस्तारित रूप हैं। तो आगे का जो हमारा टॉपिक होगा, विषय होगा, वो होगा कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद, और हम लोग इसको कल के वीडियो में करते हैं। धन्यवाद आप सबों का। जैसा मैं बराबर कहता हूँ, यदि आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप 1 से लेकर 10 तक नंबर दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का आज के मेरे इस चैनल पर जुड़ने के लिए, समझने के लिए। अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें और विशेष क्या कहूँ, धन्यवाद।